अब देखिए, हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्टार्ट किए थे। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के स्पेसी एक खास जगह पे रहते हैं, और डिफरेंट टाइप के स्पेसी अगर खास जगह पे रहेंगे तो एक तरह के भोजन के लिए, एक तरह के प्रोफेशन के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ना पड़ेगा। इसलिए शायद सबको समुचित व्यवस्था प्राप्त होगा अपने जीवन के स्तर के लिए। अब कहता है कि अगर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है तो वहाँ पे जो जीव जंतु होंगे या प्लांट होंगे उनका सर्वाइवल कैपेसिटी और बॉडी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, और जहाँ कम होगा वहाँ ऑप्शन भी बहुत कम होगा। जैसे डेजर्ट लाइन में बहुत कम तरह के प्लांट है, वह प्लांट जो बगैर पानी का भी जीवित रह सकता है तो बड़ा टफ वर्क होता है, तो वहाँ उसकी संख्या कम है, तो वहाँ सर्वाइवल कैपेसिटी आपका क्या होगा, घटेगा। कहता है कि बायोडाइवर्सिटी मानव को, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा देता है, तो कहता है कि उसकी सुरक्षा करना भी हमारा कार्य होता है। अगर एक जीव की सुरक्षा नहीं करेंगे, वो एक्सटिंक्ट होगा, तो दूसरा जीव भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए कहता है उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। ठीक, तो ये चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसका मतलब हुआ जो डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग्स अपने देश में या ओवर द वर्ल्ड होते हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बायो में बताता है कि प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव का भोजन होता है। किसी एक जीव को हटाएंगे तत्काल प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बाद में प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, अब है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग है उनकी संख्या घटते चला जा रहा है। उसका तो सबसे बड़ा कारण ह्यूमन एक्टिविटीज है, और केवल मानव का ही विकास हो रहा है। इस ब्रह्मांड में अगर बात करेंगे तो प्रत्येक से मानव का विकास हो रहा है, और मानव का विकास हो रहा है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मिसयूज भी हो रहा है, जिससे और जीव काफ़ी खतरे में पड़ गए। पानी की भी बात करेंगे तो शिप चलता है, वहाँ से क्रूड ऑयल अपने यहाँ आता होगा और देश से जाता है। कभी कभी शिप में लीकेज हो गया तो क्रूड ऑयल पानी में ही छूट जाता होगा, पानी के ऊपर पतला सा लेयर बना दिया, वहाँ से ऑक्सीजन खींच लिया, और वहाँ के पानी के जीव जंतु मर जाते हैं या फिर दूसरे वाटर में चले जाते होंगे। तो मानव का एक्टिविटीज नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी है। अभी क्या है कि अल्टरनेट सोर्स खोजना प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे बिजली कोयला से प्राप्त कर रहे हैं। एक यूनिट बिजली बनाने में सरकार को 14 रुपया खर्चा होता, आपको 6 या 7 रुपया देता है, मतलब पर यूनिट आप में सरकार का 6 या 7 या 8 रुपया सब्सिडी में चला जाता है। सरकार कहता है घर बना है, छत बना है, इस पे सोलर डाल दीजिए, आपका बिजली है, उत्पादन ज़्यादा होगा, सरकार आपसे खरीद लेगी। उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो आपके पास ज़्यादा है, सरकार खरीद कर उसका सूद देगी या पैसा भी देगी, आपको डबल फायदा। सरकार कहती है बनाइए, जितना खर्चा होगा 30-40% सब्सिडी करके हम दे देंगे। इससे क्या फायदा होगा? कोयला नेचुरल रिसोर्स है, एक बार तैयार हुआ है, दूसरा बार तैयार नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी नेचर का चीज़ है, इसका इस्तेमाल करेंगे। कोयला से बिजली तैयार करने में पॉल्यूशन भी होता है, इससे बिजली तैयार में कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर हर आदमी अपने छत पे डाल दे, पंखा नहीं चले, बॉल भी आपका जलता है, पर डे अगर 1-2 यूनिट भी बच गया तो महीना में कितना पैसा आपको बचेगा? बहुत सारा पैसा बचेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है सब्सिडी बंद कर दीजिए। अगर भीख दीजिएगा तो जनता कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और वही व्यक्ति गाँव में आगे बढ़ा है जो खुद का मेहनत करा। वो फ्री का चावल गेहूं खाने से न स्वस्थ बनेगा न आप बढ़ने वाले। मुफ्त में कोई भी चीज मिलेगा आप आदी हो जाएंगे। आप कटोरा लेके भीख मांगे या सरकार भीख दे दे, बात बराबर है। ये भीख बंधा हुआ है, कोई नहीं जानता, वो कटोरा वाला भीख दिखता है। विश्व स्तर पे सरकार बहुत कैंसर्स होते जा रही है, इसलिए बहुत जगह आपके बिहार में भी 3 जू बनने वाला है। अभी आप लोग वहाँ से राजगीर से लौट के आए हैं, राजगीर का कायाकल्प सरकार कर रही है।
भारत में जू की संख्या, नेशनल पार्क की संख्या, सेंचुरी की संख्या जो आज़ादी हुआ था मतलब 80 के बाद करीब 3 गुना सरकार बढ़ाई। कुछ ऐसे रिसोर्सेज अपने पास है जो ऑलरेडी नेचुरल है, वहां जाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। जैसे आपके बिहार में भी है, नाम भूल रहे हैं, बेतिया में आगे जाके है, कौन टाइगर रिसोर्स है, नेपाल के आसपास है। तो मतलब कोस्टल एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज सब है, वहाँ खुला टाइगर मिलेगा। हाँ, वाल्मीकि अपने बिहार में भी है। कभी कभी देखिएगा कि बाघ निकल के गांव तरफ चला आता है। अब है कि जो आप किसी भी लिविंग, जैसे पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस मतलब जंगल को आप काटते हैं या तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, या रोडवे तैयार करने, या प्लेन उड़ाने के लिए, या कोई लैंड को खेती में कन्वर्ट करता है। तो जंगल को काटेंगे तो टाइगर कहाँ जाएगा? या तो टाइगर मरेगा, या अगर सरकार जंगल को काटे तो उस टाइगर को यहाँ से उठा किसी दूसरे जगह डाल देगी। तो हैबिटेट लॉस मतलब है डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे तो क्या होगा, जो जंगली जीव जंतु हो क्या होगा, समाप्त होगा। तो हैबिटेट लॉस में हो गया डिफॉरेस्टेशन, कर दीजिए। हैबिटेट लॉस में हो गया डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वाइल्ड एनिमल प्रभावित होगा। डिफॉरेस्टेशन से वाइल्ड एनिमल जो होगा ना, एनिमल जो होगा इफेक्टेड होगा। ये पहला हैबिटेट लॉस में डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ प्लांट, जंगल को काटिएगा तो जंगली जीव तो प्रभावित होगा या फिर मरेगा, उसकी संख्या घटेगा। अच्छे, हैबिटेट लॉस में ही दूसरा शब्द है फ्रेगमेंटेशन, मतलब विखंडन। कोई अगर लंबे आबादी क्षेत्र में रह रहा है तो आप उसके आबादी क्षेत्र का इस्तेमाल करना प्रारंभ करें, धीरे धीरे सुकुड़ को क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें मानव का ही एक्टिविटी काम करता है। तो फ्रेगमेंटेशन मिलकेगा ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन में ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, द एरिया ऑफ अदर लिविंग बीइंग, are reducing, so they are living in very small area, मतलब संकीर्ण जगह पे रहना प्रारंभ करता है। so they are living in very small area and their number become reduce, और इस तरह से इसकी संख्या घट जाता है। and their number become reduce, ये पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और सेकेंड देखिए, ये शब्द है, इसका मतलब होता है बाहरी, एक्सोटिक, EXOTIC, मतलब आउटर। ठीक है, मतलब कोई बाहरी जीव जंतु अपने क्षेत्र में आ रहा है और वो दबंग है, हमसे दबंग है, तो हमको प्रभावित करेगा, हमारी संख्या घटाएगा, या हमको यहां से कहेगा तुम चल जाओ, हम ही निवास करेंगे। तो लिखिएगा सेकेंड वाला में ड्यू टू इन्वेशन ऑफ फॉरेन एनिमल लिखे, चाहे आउटर एनिमल लिखे, जो बाहरी अपने में प्रवेश करा। ड्यू टू इन्वेशन ऑफ फॉरेन एनिमल्स दे affect the local animal, they affect the local animal
लिविंग इन दिस एरिया, जो इस एरिया में रहता है, लिविंग इन दिस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, कैरोट ग्रास, गाजर का घास, कैरोट ग्रास आर इंटरिंग इन, कैरोट ग्रास आर इंटरिंग इन लोकल एरिया, लोकल एरिया, देन दे disturb the, then they disturb the life of other small beats, other small beats, मतलब छोटा जो घास होता है उसकी मात्रा को घटा देता है, कम कर देता है। ठीक है। तीसरा में ये कोएग्जिस्टेंस, तीसरा कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस में म्यूचुअलिज्म आप पढ़ के आए हैं, म्यूचुअलिज्म, कोएग्जिस्टेंस में म्यूचुअलिज्म पढ़ के आए हैं, या सिम्बायोसिस, बायोसिस, ये दोनों एक ही शब्द है, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। सिम मतलब टुगेदर, अब बायोसिस मतलब लाइफ, बायोसिस मतलब इसमें दो प्लांट या दो एनिमल के बीच ऐसा संबंध होता है जो एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर एक प्लांट या एक एनिमल वहां से हट जाता है या मर जाता है तो दूसरा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जैसे बोले अलगी फंगी के बीच में, अलगी भोजन बनाता है, फंगी वाटर सरवाइव करता है। अगर फंगी को हटाएंगे तो अलगी खाना नहीं बना पाएगा, दोनों का अस्तित्व क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो कोएग्जिस्टेंस मतलब कोई एक एनिमल किसी कारण से इलिमिनेट हो जाता है उस जगह से, तो दूसरा एनिमल जो उनके साथ जीवित रहता है उनका अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। लिखिए, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन वन स्पेसीज, in this condition one species is depending upon, one species is depending upon other species, other species for their, केवल भोजन के लिए नहीं, for their shelter, shelter समझते हैं, निवास स्थान, shelter, protection and food, and food, shelter, protection and food। if any reason, कोई भी कारण से one species, if any reason one species is eliminate, ई से लिखाएगा, then other species, then other species is affected, other species is affected। अगर दो जीव एक दूसरे के साथ साथ रह रहा है या एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है और कोई एक जीव का अस्तित्व समाप्त हो गया किसी कारण से, तो दूसरा जीव का भी स्थिति क्या होगा, समाप्त होगा। जैसे दुनिया के सारे प्लांट को हटा दीजिए, एनिमल भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सारे प्लांट है, इनमें इतना एनिमल है, संख्या घट बढ़ सकता है, न बिल्कुल प्लांट समाप्त होगा और न बिल्कुल एनिमल समाप्त होगा। अगर प्लांट की संख्या घटेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगा, प्रॉब्लम आपको खुद दिख रहा है कि गर्मी काफी बढ़ने वाला या बढ़ रहा है, ठीक ना। और चौथा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, चौथा ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन। यहां पे आपके ही एक्टिविटी से
नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल होगा जो बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। तो यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज इसका उपयोग होगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में जो भी नेचुरल संसाधन है इनका इस्तेमाल मानव अपने बहुत सारे वर्क के लिए करते हैं। एक नियम के आधार पे इतना ही एक वर्ष में करना था, लेकिन दुगना थी। जैसे बिहार में आप देखेंगे, आप ईंटा भट्टी जहां पे होता है ना, और आप मिट्टी को अपने खेत का मिट्टी बेचते हैं, तो सरकार नियम है कि 4 फीट ही मिट्टी काटना है, क्योंकि वो 4 फीट काट लेंगे तो खेत थोड़ा नीचे होगा, उसमें खेती हो जाएगी। बहुत लोगों को पोखरी के ना 15 फीट 20 फीट नीचे करा दिया, ना उसमें खेती होगा, ना उसमें सही ढंग का पानी होगा, ना मछली का पालन होगा। सरकार का जो जैसे बालू, हमेशा बालू पर झगड़ा होते रहता, कितना मर्डर होता। बालू का एक नियम है, ये बालू जितना भी रिवर है वो भारत सरकार का अपना नहीं है, बिहार सरकार का नहीं है, ये स्टेट का नहीं होता, वो नेचुरल रिसोर्स है। क्योंकि बहुत स्टेट में बालू नहीं होगा तो सरकार अपना वो बेचेगी। तो यहाँ भी नियम है कि चलो आपके यहाँ नदी जो बह रहा है, जहाँ बालू आप प्राप्त करें, चलो आपको देते हैं, आप उसकी रक्षा कीजिए, आप बेच के संसाधन से कमाइए। वहां भी एक सिस्टम है कि बालू इतने गहराई पे ही निकालना। बिहार में बहुत ज्यादा लोग निकालता है। अब भारत सरकार गुस्साती है तो बिहार सरकार तत्काल कुछ बालू खनाई क्या करता है, बंद कराता है। वहां पट्टा दिया होता है कि चलो आपसे ये नदी का ये किनारे बेच लिए, आप खनो। तो आप सोचते कि पट्टा मेरा 1 साल का था, जितना मन है उतना खन लो, लेकिन उतना नहीं है। एक नियम से 4 फीट 5 फीट ही खरीदा। बरसात में बालू नहीं करना, लेकिन बरसात में ही नाव पे जाके लोग खनता, क्योंकि उससे पैसा कमाई होती है। तो जब भी सिस्टम को तोड़ेंगे ना, भारत सरकार बनाई है सिस्टम, भारत सरकार नहीं बनाई है, विश्व का सिस्टम है। जैसे एक वर्ष में जो बारिश हुआ अपने क्षेत्र में, जितना बारिश हुआ उतने पानी का इस्तेमाल अंडरग्राउंड से या बाहर से करना है। अब लगातार फिर 2-3 साल से पानी नहीं हो रही, अब क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, तो पानी नीचे से खींचेंगे ना। आपका कल सूख गया तो क्या करेंगे? फिर नीचे दूसरा कल लगा के वहां से पानी खींचेंगे। वो क्या होगा? वाटर टेबल लगातार कहाँ जा रहा है? जमीन के काफी नीचे जा रहा है। क्योंकि पहली गलती हम करते हैं। गांव में भी देखिएगा हर जगह पेड़ पौधा काफी कट रहा है। बाबा दादा का लगा हुआ, परदादा का लगा हुआ, लोग काट के घर बनाने कुछ कर रहा है, रोप नहीं रहा है। और रोप भी रहा है तो नीलगाय गांव में बहुत ज्यादा सेवा करना बड़ा मुश्किल होता है, लग नहीं रहा है। और दूसरा वैसा पौधा जो आप लगाएंगे वो तो फिर आपके पोता को फायदा होगा, धीरे धीरे मोटा होगा, तब ना काट के लकड़ी काम करेंगे। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लगा कम रहे, उसका कारण भी है, सारा खेत जहरीला हो गया। गांव में शीशम का पौधा सूखते जा रहा है, शीशम का कीमत सखुआ से भी बहुत ज्यादा हो गया। और जैसे अभी टाउन में देख रहे, ये सब जो लगा हुआ है ये मजबूरी है। ये ग्लास ना गर्मी के लिए ठीक लेने जा रहा कि ठीक है, लेकिन मजबूरी है। अगर इतने आप लगाएंगे, वुड लकड़ी इतना में लगाएंगे, हमको लगता है करीब 4-5 हज़ार का लकड़ी लग जाएगा। ये बहुत कम सस्ता 1500 के रेंज में आ गया। कहता चलो यही काम चलाओ कर लो। दोनों में फर्क यही है कि हमारी देखिए लोहा का आ गया, पलंग भी स्टील का आ गया। आपकी मजबूरी होगी, अपना घर का पलंग जो बनाएंगे वो 25-30 हज़ार का बनेगा, ये 10 हज़ार का बनेगा। पैसा नहीं, चलो ये स्टील का ही ले लेते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पहले हुआ करता था। पहले गांव का देखिएगा कुर्सी बना हुआ लकड़ी का, सीधे खड़ा ऐसे गांव में, और उस कुर्सी पर बैठेंगे, रीढ़ से संबंधित बीमारी आजीवन आपको नहीं होगा। अब चेयर हो गया ऐसे वाला, आराम से सो जाओ, ये कर्म हो जाएगा। अभी जो आप बैठे हैं ना, भविष्य में एक भयंकर बीमारी आपको आएगा। उस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। होता क्या है, ये हड्डी जो है 12 है, एक 13 है। ऐसे कर्म सोने से 9वां और 11 और 12 हड्डी धीरे धीरे कर्म हो जाता है। क्योंकि आज नहीं, 20-25-30 साल से कुर्सी बैठ रहा है, ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ये अपने धीरे धीरे कर्म कर रहा है। अभी धीरे ठीक हो जाता है, कर्म होता है। अब ये कर्म हो गया, इसका लोहार थोड़े डंडा मार के हड्डी को ठीक कर देगा। तो 25-30 साल में आपका हड्डी कर्म हो गया। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। कहेगा अब हो गया ना, पट्टा बांध लीजिए, चलिए। इसका ऑपरेशन भी नहीं होता। कहा कि अब इसका ऑपरेशन क्या करेंगे? हड्डी को हम कौन औजार से सीधा कर देंगे? काटेंगे तो कटिए जाएगा, तो वो लोहा नहीं ना कि गर्म करके सीधा कर दे। कहा कि अभी बीमारी ढो
हाँ, तोड़ के कैसे रिपेयर के, वही तो आपको करें हैं, तोड़ के रिपेयर नहीं करना, वही आपको करें। आपके बैठने से भविष्य में नहीं, 55-60 के बाद एक भयंकर बीमारी आएगी। देख, आपके बैठने से एक भयंकर बीमारी, इसलिए कहीं बैठिए ना, आराम कभी कभी गए, आप इरेक्ट ही बैठिए, आप इरेक्ट बैठिए। वो गांव वाला कुर्सी है, अब शहर वाला जो भी कुर्सी डिजाइन का है इरेक्ट नहीं है, आराम के लिए है, वो अच्छा लगता है, लेकिन भयंकर बीमारी आपको बाद में आएगी। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मानव अगर नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, उस रिसोर्स में कमी आएगी, और वो कमी दूसरे जीव को प्रभावित करता है, जिससे नेचर में इम्बैलेंसिंग होगा और मानव के साथ दूसरा जीव भी प्रभावित हो जाता है। लिखिए, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, due to excess use of natural resources by human being, other species and environmental condition, become unfavorable for other living beings. So over exploitation is danger for human being, other living being, and environment। हमें नेचुरल रिसोर्स को कितने भाग में बांट सकते हैं? एक क्या होगा, जिनका रिसाइकल होगा, उसको क्या कहेंगे? जैसे डीजल पेट्रोल का रिसाइकल होगा तो इसको क्या कहोगे? नॉन रिसाइकलिंग, नॉन रिन्यूअल। और जिसका जैसे हवा का, पानी का होगा तो इसको क्या कहेंगे? रिन्यूअल। तो नेचुरल रिसोर्स कितने भाग में बांटे? एक जिसका रिसाइकल होगा, दूसरा जिसका रिसाइकल। तो लिखिए, नेचुरल resources are classified into the two category. जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको कितने कैटेगरी में बांट दिए? एक जिनका रिसाइकल होगा, एक क्या है? जिनका रिसाइकल होगा, उसको क्या कहेंगे? रिन्यूअल। बार बार नया अपनाना, रिन्यूअल, RENEWAL। जिनका रिसाइकल होगा, रिन्यूअल डैश करके रिसाइकल कर दो। और एग्जाम्पल में एयर हो गया, वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है। और इसका उल्टा क्या लिखेंगे? नॉन रिन्यूअल, NON लगा दो, नॉन रिन्यूअल, जिसका रिसाइकल नहीं होगा। नॉन रिन्यूअल, जिनका रिसाइकल नहीं होगा। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। एग्जाम्पल में पेट्रोलियम, पेट्रो मतलब क्या होगा?
ओलियम मतलब ऑयल हुआ, तेल हुआ। पेट्रो मतलब होता है रॉक, चट्टान। चट्टान को तोड़ के तेल निकलता, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रो मतलब रॉक हुआ, रॉक को तोड़ के क्या प्राप्त हुआ, ऑयल, वही हो गया पेट्रोलियम। और जहां पेट्रोलियम मिलता है वहां भी गैस मिलता है जो आपके घर पे आता है, ठीक ना।